नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। राजस्थान की खास तौर पर बात करें तो यहां पर हरियाणा कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन हरियाणा से लगती हुई जो सीटें हैं उन पर जो नतीजे आए उससे थोड़ी सी कांग्रेस संतुष्ट नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 3 राज्यों में प्रचंड जीत हुई। हालांकि हरियाणा को लेकर अब अपनी अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, लेकिन दावे और वादे बहुत ज्यादा खास हो रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे कि हुड्डा की तरफ से जो लगातार दावे किए जा रहे हैं उनमें कितनी मजबूती है, और राजस्थान में जो हार हुई है क्या उससे हरियाणा कांग्रेस ने कुछ सबक सीखा है या फिर उस नतीजे से वो संतुष्ट नजर आ रही है। ये रिपोर्ट देखते हैं और इस पर ही चर्चा करेंगे। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन सियासी पारा हरियाणा का बढ़ रहा है, क्योंकि साथ लगते प्रदेश राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, जहां सत्ता में परिवर्तन हुआ और जनता ने बीजेपी को जनादेश दिया। यहां कांग्रेस की हार हुई है, लेकिन चुनावी परिणाम के बाद इसका हरियाणा पर क्या असर होगा, इस चर्चा के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनावी गुणा भागकर एक बड़ा दावा कर दिया। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा के साथ लगती कुछ सीटों पर कांग्रेस की जीत से उत्साहित होकर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा कर दिया। हरियाणा के साथ जितनी बेल्ट लगती है राजस्थान की, वहां कांग्रेस की जीत हुई है। वो एक क्लियर इंडिकेशन है कि हरियाणा में क्या होने जा रहा है। 34 सीटें हैं जो साथ साथ हमारे जिले लगते हैं, और जयपुर से उस तक तो कोई तकरीबन 60 सीट है, लेकिन 34 में से 29 जो है कांग्रेस जीती है। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि हरियाणा में क्या नतीजा आने वाला है। तो वहीं लगे हाथ बीजेपी ने भूपेंद्र हुड्डा के इस बयान पर जमकर चुटकी ली, जहां हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि 3 प्रदेशों में कांग्रेस का सब कुछ बह गया और ये लोग बहते हुए पानी में अब टुकड़े ढूंढ रहे हैं। तो वहीं कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस की चुनावी हार में भी खुशी ढूंढने के लिए भूपेंद्र हुड्डा को मुबारकबाद दी है। सब कुछ बह गया कांग्रेस का 3 प्रदेशों में, अब बहते हुए पानी में ये टुकड़े ढूंढ रहे हैं। इनको बहता हुआ नजर नहीं आ रहा सारा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जड़ों से उखाड़ के फेंक दिया। और सर, आप चूरू के शायद प्रभारी भी थे। ऐसा है कि उनको ये लगता है कि उनकी पार्टी हार गई, फिर भी संतुष्टि होती है तो उनको मुबारक। उनको खुशी मिलती है कि राजस्थान में 115 हमारी सीट आई, 69 कांग्रेस की आई। अगर वो इतने से संतुष्ट होते हैं तो वो उनको मुबारक। वो कह रहे हैं कि हरियाणा के मुद्दे अलग हैं और राजस्थान ऐसी हैं जिसमें राजस्थान से सटी जो हरियाणा की सीटें हैं 34 में से 29 सीट कांग्रेस जीती है। वो कौन सी सीट है मैंने जानकारी कहाँ से ढूंढ के लाते हैं। वो तो ऐसा भी है कि वो ये भी कह सकते हैं कि 69 सीट में से 69 जीते। अगर वो राजस्थान की 200 सीटें नहीं मानते, 69 सीटें मानते हैं, तो ये भी कह सकते हैं कि हम 100% जीते। एक राज्य जहाँ है उसके वोट लगाएंगे। लोकतंत्र के अंदर जो तरीका है हमारा कि एक वोट से भी जीता जाए तो विधायक होगा, बहुमत जिस पार्टी का होगा उसका मुख्यमंत्री होगा। अब वो अलग से कोई फार्मूला निकालते हैं, चाहते हैं कि सीधे वोटों का फैसला करवाया जाए, तो वो मांग करे कि देश में सीधे वोट से प्रधानमंत्री बने, सीधे वोट से मुख्यमंत्री बने और फिर अपनी लोकप्रियता देखें। यूं तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने से पहले लोकसभा चुनाव होने हैं, लेकिन प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा लगातार हाई होता दिख रहा है। 5 राज्यों के इन विधानसभा चुनाव का कितना असर हरियाणा पर पड़ेगा और इसका फायदा कांग्रेस को होगा या बीजेपी को होगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस राजस्थान में हार से भी संतुष्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
तो आज मुद्दा में विषय यही है कि जो राजस्थान की खासतौर पर बात करें, क्योंकि हरियाणा से लगता हुआ राज्य है और ऐसे में यहां पर जो नतीजे आए हैं वो कितना इफेक्ट करेंगे आने वाले समय में हरियाणा को लेकर। साल 2024 की बात करें तो साल 2024 में लोकसभा चुनाव भी है। लोकसभा चुनाव को लेकर ये नतीजे किसको गदगद करते हैं, किसको मायूस करते हैं, अब यहां से रणनीति में कितना बदलाव होगा, इन तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे और इन्हीं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ वंदना पोपली जी है, बीजेपी प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और साथ ही बजरंग दास गर्ग जी है, कांग्रेस से प्रवक्ता, सर आपका भी स्वागत है। रजत पंजेटा जी नेलो से हमारे साथ जुड़ेंगे, सर आपका भी स्वागत है। पंकज बेनीवाल जी हमारे साथ, पंकज बेनीवाल जी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है सर आपका। और राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े रहेंगे, सर आपका भी स्वागत है। सबसे पहले वंदना पोपली जी, क्या कहेंगी मैम, हरियाणा कांग्रेस की अगर बात की जाए तो हरियाणा कांग्रेस इस नतीजे को कुछ इस तरह से देख रही है कि राजस्थान से लगती जितनी भी सीटें हैं, खासतौर पर हरियाणा से लगती हुई राजस्थान की, उनमें बेहतर प्रदर्शन किया है, बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है और ये संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होगी और 2024 में लोकसभा चुनाव में भी इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। विनय, आपका आवाज आ रही है मेरी? जी मैम। एक आवाज ही हो रही है, उसको ठीक कराइएगा। सबसे पहले मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के नेता हैं वो राजनीतिक कोमा से बाहर नहीं निकले हैं। जब से चुनावों के नतीजे आए हैं तब से लेकर अभी तक ना केंद्र में ना स्टेट में किसी का कोई बयान नहीं आ रहा था और अभी भी मुझे लगा कि शायद अभी निकल जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, कोई बात करेंगे, लेकिन अभी भी लग रहा है कि उसी स्थिति में है, इनको पता ही नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं। मतलब आप ये देखिए कि जिस प्रकार से ये बोल रहे हैं कि हमारे को यहाँ फायदा होगा, हमारे को वहाँ फायदा होगा, वो कहते हैं ना दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, तो आप अपने फायदे ढूंढिए। आपने बड़ी अच्छी बात कही अपनी, जो आपने रिपोर्ट थी कि राजस्थान की हार से भी संतुष्ट हैं, तो ये तो हर एक चीज में संतुष्ट हो जाते हैं। आपस में चर्चे फूटते रहें, चाहे इनके कार्यकर्ता भागते रहें, इनके नेता भागते रहें, इनके जो लीडर्स हैं उन पर केस चलते रहेंगे, तो हर एक चीज में संतुष्ट हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब ये क्या कर रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा क्या बोले, तो ढूंढ रहे हैं कुछ ना कुछ, यहाँ से कुछ मिल जाए, यहाँ से हमारे को कुछ सहारा मिल जाए। कहते ना डूबते को तिनके का सहारा, तो वो तिनका कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये समझना चाहिए मैंने कि राजस्थान की जनता ने, मध्य प्रदेश की जनता ने बहुत क्लियरली, स्पेशली अगर मैं राजस्थान की बात करूं, उन्होंने इनको आईना दिखा दिया है, स्पेशली कांग्रेस का आईना दिखा दिया है। हाँ जी। कि जिस प्रकार से जाति की, धर्म की, तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, उसको आईना दिखाने का काम किया। अगर आप देखें राजस्थान में, क्योंकि स्पेसिफिकली राजस्थान की बात हो रही है तो मैं भी वहीं की बात कर रही हूँ, 36 के 36 बिरादरी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आई। उसके पीछे कारण ये भी है कि हमने विकास के कार्य कराए, हम देश को आगे लेकर जा रहे हैं, हम प्रदेश में भी विकास के कार्य करा रहे हैं, तो इसलिए उनको लगा कि हमारा जो प्रदेश है, आपस में जिस प्रकार से फुटबॉल होती रही, किस प्रकार से अपने नेता को नकारा निकम्मा कहा गया इनकी पार्टी के द्वारा, इनके पार्टी के मुख्यमंत्री के द्वारा, और किस तरह से पूरे समय कवायद होती रही कि कैसे भी सरकार बचा लो, वहां पर जनता कहीं भी नहीं दिखाई दी, सिर्फ और सिर्फ आपस में इनकी लड़ाई जो होती रही। तो जनता को बड़े आराम से समझ आ गया कि स्थिति क्या है और अब आवश्यकता है कि एक स्टेबल सरकार है, उसके लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना। और अगर मैं हरियाणा की बात करूं, मुझे ध्यान है कि जब भी ये डिबेट होती थी क्या इन सब चुनावों का हरियाणा में असर पड़ेगा, तो इनके प्रवक्ता बहुत जोर शोर से कहते थे कि जी वहाँ की स्थितियां अलग हैं, यहाँ की स्थितियां अलग हैं। लेकिन जिस प्रकार से वहाँ की स्थितियों में ये कहीं ना कहीं कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो दिखाता है कि बस अब डूब गए, अब कुछ करने को बचा नहीं है, अपने कर्म इनके सामने हैं। और ये दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी अभेद दीवार बन चुकी है जिसको तोड़ना इनके बस की बात नहीं। और वो जो दीवार है वो हमें गर्व है कि जनता ने हमारे को उस दीवार को बनाया, क्योंकि हम उनके लिए विकास कार्य करा रहे हैं। ठीक है मैम। गर्ग साहब क्या कहेंगे आप, क्योंकि देखिए इसे क्या कहें, मतलब जिस तरह से हुड्डा साहब का बयान आया या आप जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं के बयान आ रहे हैं, वो इस चीज से कहीं ना कहीं थोड़ा संतुष्ट नजर आ रहे हैं कि चलिए हरियाणा से लगती जितनी सीटें हैं वहां पर हमारा प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा है। ये भी अच्छी बात है कि वोट प्रतिशत बढ़ा, लेकिन देखिए हार जीत तो 1 वोट हो या 100 वोट हो वो तो उससे ही तय कर दी जाती है। बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अपनी सरकार भी बना ली, तो इसे आप किस तरह से हरियाणा से जोड़कर देख रहे हैं, थोड़ा सा इसको आप एक्सप्लेन करें। विनय जी, जहां तक कि हर राज्य की अपनी अपनी समस्या होती है, अपने अपने मुद्दे होते हैं,
अलग अलग सिस्टम होता है। जहां तक कि इन्होंने कह दिया भी 3 स्टेट हम जीत गए, बड़ा भारी तीर मार लिया, हरियाणा में भी सरकार बनाएंगे। इनका प्रदेशाध्यक्ष अंधेरे के अंदर ही बोल रहा है अब की बार 85 पार। 85 क्यों? यूं कह दे भी 90 पार तो रोकनी है। पिछली बार भी अब की बार 75 पार 40 में अटक गए है। लोगों को गुमराह करना इनका काम है। अब आपको बताता हूं, मुद्दे की बात ले लो। मुद्दे क्या है आज के टाइम हरियाणा में? सबसे बड़ी बात क्या है आज हरियाणा की आम जनता, जिसमें 36 बरादरी की बात करता हूं मैं, किसान है, कर्मचारी है, मजदूर है, व्यापारी है, दलित है, पिछड़ा वर्ग है, हर वर्ग का नागरिक इस सरकार से दुखी है और इस सरकार से मुक्ति चाहती है। भी चुनाव 2024 क्यों? और इनको इतना घमंड है हमारी सरकार बनेगी, आज चुनाव करवा लो, पता लग जाएगा क्या रिजल्ट आता है। ये 2 का आंकड़ा नहीं छू पाएंगे, ऐसी स्थिति हरियाणा के अंदर है। ये देखिए इन्होंने सिस्टम देखिए, आज चाहे किसान है, चाहे सरकारी कर्मचारी है, चाहे चुने हुए सरपंच है, चाहे आंगनबाड़ी महिलाएं हैं, चाहे छात्र है, जो अन्य वर्ग के लोग हैं, कोई ऐसा वर्ग अछूता रहा क्या जिन्होंने सरकार ने उन पर लाठी मार मार कर दुड़ा कर ना पीटा हो? ये कहते थे किसान की आय हम 2 गुना करेंगे, 2 गुना आय तो नहीं की, खर्चा जरूर 2 गुना कर दिया। आप देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री जी राजस्थान में जा क्या बोलते हैं, भाई 450 रुपए रसोई गैस सिलेंडर देंगे, ये हमारा आपसे वायदा है। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, आप 450 रुपए का रसोई गैस सिलेंडर राजस्थान में देंगे? मैं हरियाणा की जनता ने कहीं मोरनी के भट्ठे मार रखे हैं के यहाँ कौन देवे? मतलब इनके हाथी के दांत खाने के ओर है, दिखाने के ओर है। ये जनता को गुमराह करते हैं। आप इनका सिस्टम देख लीजिए, इनका सिस्टम क्या है? गरीब आदमी लाखों गरीब आदमी के राशन कार्ड काट कर गरीबों का मुका रिवाज छीन लिया। जिंदा ये मसले तो सर आप पहले से बताते रहे हैं, लोगों के पेंशन। गर्ग साहब ये चीजें तो आप बताते रहे हैं, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल उस बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब बहन जी ने जो बात करी थी, मैं इसलिए कहता हूँ। दूसरी बात, जहां वोटों का आंकड़ा का सवाल ले लो, 4 स्टेटों का चुनाव का रिजल्ट आपने भी देखा। विनय जी 9,44,424 वोट ये हमें भारतीय जनता पार्टी से फालतू मिले हैं। हाँ, हम अपनी हार स्वीकार करते हैं, 3 स्टेटों में हमारे एक में जीतते हैं, इसमें कोई दौर, हम अपनी हार को स्वीकारें। मगर ये नहीं कि हमारा वोट परसेंट फिर भी इनसे ज्यादा है। हर एक को पता है, आंकड़े आपके सामने हैं। जहां राजस्थान की जब पहले 3 स्टेटों के चुनाव हुए, 2 स्टेटों हम जीते, हिमाचल हमसे खोसा, कर्नाटक हम जीतते। जब तो ये कहते थे कोई फर्क नहीं पड़ता, चुनावों में क्या फर्क पड़ता है। आज कहते हैं हम 3 स्टेट जीत गए, अब हरियाणा जीतेंगे। मैं कहना चाहता हूं लोकसभा सीट 10 की 10 कांग्रेस जीतेगी, योगी दल के साथ संगठन से जीतेगी और हरियाणा के अंदर भारी बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। अनेकों मुद्दे हमारे पास है, जनता त्राई कर रही है और जनता इंतजार कर रही है। ठीक है सर, चोट मार के भारतीय जनता पार्टी को घर बिठाने का काम करेगी। 750 किसान इनके राज के अंदर शहीद हो गए। किसान सड़कों पे है, सरकारी कर्मचारी सड़कों पे है, सड़कों पे है, छात्र सड़कों पर। कौन सा एक में ऐसा फर्क बता दो, सड़क को बनाओ। ठीक है सर, ठीक है। रजत पंजेटा जी, इस चुनावों की अगर बात करें तो इस चुनाव की बात करें, इससे क्या आप कोई नई चीज सीख कर आगे बढ़ते नजर आएंगे अब हरियाणा के नजरिए से देखा जाए तो? और भले ही कितना भी कहा जाए कि इन चुनावों का कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक मानसिक तौर पर भी अगर बात करें कुछ ना कुछ इफेक्ट तो देखने को मिलता है। तो क्या इनेलो अब इन चीजों को देखकर कुछ चेंजेस करने जा रही है अपनी रणनीति में? क्या कुछ अब प्लानिंग होने जा रही है? इस चीज के बारे में बात करते हैं। विनय जी, हम कोई नई चीज करने जा रहे हैं
इनके जो अभी स्टेट के परिणाम आए हैं, हाँ जी। इनका हरियाणा से क्या ताल्लुकात? इनका हरियाणा से कोई ताल्लुकात ही नहीं है ना। अगर हुड्डा जी का बयान के ऊपर आप चर्चा करा रहे हैं और हुड्डा जी का बयान के ऊपर आप कह रहे हैं हाँ जी कि अगर राजस्थान में कांग्रेस हारी है तो उसका परिणाम हरियाणा में कांग्रेस जीत जाएगी, कुछ समझ में, कुछ लॉजिक समझ में नहीं आता। 17 से 18, 16-17 कॉन्स्टिट्यूंसी रहती हैं जो डायरेक्ट सीमा जिनकी हरियाणा के साथ लगती है, उसमें से मात्र 6-7 में कांग्रेस जीती है और 10 में वहां कांग्रेस हारी है। जो अगर आप कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज करें तो कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 7, 10, 11, 19, 25, 26, 31, 38, 40, 62, 61, उसके बाद 59, 60, 67, 70, 71, 72 और 73 भी, चलो भरतपुर भी लगा लो। तो उसमें से कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज अगर मैं आपको डेटा दूं तो कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 11, 19, 31, 62, 40, 59, 70, 71, 72, 73 भी ये कांग्रेस हारी है। अगर डायरेक्टली सीधा सीधा भैरोड, कोटपुतली, सादुलपुर और नागर कामन, तिजारा जहाँ पे बालकनाथ जी ये जीते हैं, तो भरतपुर, ये सब जो सीटें हैं ये कांग्रेस ने ये हारी है। और दूसरा 2013 में जब कांग्रेस आई थी राजस्थान में 163 सीटें लेके आई थी, तो फिर तो 2014 में कांग्रेस को जीत जाना चाहिए था चुनाव हरियाणा के अंदर। मुख्य विपक्षी दल भी नहीं बन पाई थी कांग्रेस, लोकसभा में भी हमसे पीछे थी कांग्रेस, 2.5% वोट शेयर कम था हमारे से कांग्रेस। तो उसके ऊपर और ये सब चीजें देख के जिसका कोई लॉजिक ही नहीं बैठता, हरियाणा के ऊपर कोई असर ही नहीं होता, तो उसका हम देख के हम कोई नई चीज, हम कोई नई स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। जब हम 10 साल तक मुख्य विपक्षी दल रहे हैं और अगर 2019 का देखा जाए तो आपको भी पता है पार्टी में अंदरूनी फूट की वजह से कुछ लोगों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई थी, पार्टी से ऊपर हो गई थी, वरना इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनती उस समय। तो ये सिर्फ एक कारण रहा है जो आगे वाले चुनाव के अंदर जिसका कोई असर भी देखने को नहीं मिलेगा। हम कोई नई चीज करें कुछ कांग्रेस या बीजेपी को देख के, हमारा काम जो है वो जनता के प्रति ईमानदारी का काम है। ठीक है। ईमानदारी और निष्ठावान तरीके से हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं, निरंतर जनता के बीच में रहते हैं, चाहे हमारी पद यात्रा आपके द्वार हो, चाहे पहले सरकार आपके द्वार हो। हमने प्रदेश पे कर्ज नहीं चढ़ने दिया, कभी हरियाणा को कर्जदार नहीं होने दिया। हरियाणा का राजस्व भरा रखा, हरियाणा के खजाने भरे रखे और वहां पे चौमुखी विकास, चाहे गांव है, शहर है, सड़कें हैं, चाहे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के योजना के नाम से जो सड़कें चलती थी, उस पे काम हो। हमने काम में कोई कमी नहीं छोड़ी और बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट पूरे इंडिया के अंदर हरियाणा को 2004 में भी अवार्ड मिला, 2003 के अंदर भी हम दूसरे तीसरे स्थान पे थे। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से और वर्किंग के लिहाज से हमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमें देख के कोई और तक चेंजेस करना चाहे तो वो कर सकता है। हम किसी को ये नहीं कहते कि हम किसी को फॉलो करेंगे या देखेंगे। हम अपने आप के अंदर, हमें पता है हम जनता के साथ हमारी ईमानदारी, और आप बताइए कांग्रेस की तुलना में कांग्रेस के समय में कर्ज चढ़ना शुरू हो गया था हरियाणा के ऊपर, और आज जब वो छोड़ के भी गए तो तकरीबन वो 1 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज था। ये बिजली कंपनियों वाला थोड़ा डिस्प्यूटेड ये रहता है कि कभी बीजेपी कुछ कहती है, कांग्रेस कुछ कहती है, लेकिन उसके बाद तो निरंतर कर्ज बढ़ता चला गया, कर्ज कम होने का नाम नहीं दिया कभी भी। आज हरियाणा की जनता के ऊपर, प्रत्येक बच्चे के ऊपर 1 लाख का कर्ज है। वो कर्जदार है, चाहे आप है, चाहे मैं हूँ, और ऊपर से जीएसटी देख लीजिए, आज हर चीज के ऊपर जीएसटी है, महंगाई देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए। अभी एनसीआरबी का डेटा है, एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से अगर देखें तो हरियाणा में 3 गुना तो भ्रष्टाचार बड़ा है। रोज औसतन 10 से ज्यादा लोग आत्महत्या कर रहे हैं। हर 5वें दिन एक युवा जो है वो ड्रग ओवरडोज से उसकी मौत हो रही है, जो कि पंजाब से भी अधिक है। हरियाणा में सुसाइड रेट 12.6% है, जबकि नेशनल एवरेज 10.6% है। कानून व्यवस्था चौपट है। 2022 से लेके 2022 के आंकड़े जो अभी रिपोर्ट किया है उसमें 17,787 रेप थे उसमें, और 2,640 बच्चे जो है वो अभी तक लापता हो चुके हैं। जीएसटी अगर के मामले में, टैक्स चोरी के मामले में अगर देखा जाए तो उसमें बढ़ोतरी हुई है 2023-24 में, जहां 13,794 मामले दर्ज किए गए हैं। एक्सीडेंटल डेथ, जो एक्सीडेंट में डेथ होती है उसमें हरियाणा 4थे नंबर पे है पूरे देश के अंदर।
तो अगर आप सारी कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, कर्ज और अन्य ये पीपीपी पोर्टल की वजह से, फैमिली आईडी, जो जनता परेशान है, हर वर्ग परेशान है। आप बताइए कौन सा वर्ग जो है वो आज परेशान नहीं है? तो विनय जी, हमें किसी को हमसे देख के कोई दल सीखना चाहे सीख सकता है। हमें किसी दल से सीखने की जरूरत नहीं है कि हम कोई अपनी स्ट्रैटेजी बदलेंगे इनको देखकर। ये कोई प्रश्न ही नहीं है कि हम इनको देख के कोई स्ट्रैटेजी बदलेंगे। ठीक है पंजेटा जी, ठीक है। पंकज बेनीवाल जी क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी खबर नहीं आई आपके लिए, खासतौर पर राजस्थान से अगर देखा जाए, क्योंकि राजस्थान पे मैं इसलिए फोकस ज्यादा कर रहा हूँ, बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फिलहाल राजस्थान की ही बातें ज्यादा हो रही हैं, और हरियाणा की अगर बात करें तो अगला टारगेट आपका हरियाणा है। तो इन चीजों से क्या कुछ सबक लिया जा रहा है? क्या जो स्ट्रेटेजी के हिसाब से अब तक आप चल रहे हैं, क्या इसमें अंतिम समय में कुछ बदलाव करने जा रहे हैं? क्या कुछ रहेगा? नमस्कार सभी दर्शकों, मेरा नमस्कार। देखिए, हमारी स्ट्रेटेजी स्पष्ट है। जो दिल्ली का मॉडल है, जो दिल्ली चुनाव हमने लड़ा, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे फ्री, बिजली पे, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री हो, तीर्थ यात्रा हो, 1 करोड़ की सम्मान राशि हो, इन सब जो मूलभूत सुविधाएं जो जनता को मिलनी चाहिए, जो अंबेडकर जी ने भी कहा था, उन सारी चीजों पर चलते हुए आम आदमी पार्टी हर एक राज्य में चुनाव लड़ रही है। गुजरात में चुनाव लड़ने के बाद 41 लाख वोट जब हमें मिले और 5 एमएलए हमारे आए, तो गुजरात की जनता का बारंबार धन्यवाद कि उनकी वजह से आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद हमने अपनी क्षमता के अनुसार, अपने पराक्रम के अनुसार, जितनी हमारी क्षमता थी उसके हिसाब से हमने इन तीनों राज्यों में चुनाव लड़ा। पूरा संगठन हमारा वहां नहीं था, जो कि आज आप हरियाणा की अब बात करें तो हरियाणा में हमारा संगठन बहुत मजबूती के साथ बढ़ रहा है। 11 लाख सदस्य हमने, जब सदस्यता अभियान हमने चलाया था हरियाणा के अंदर, संगठन की निर्माण की प्रक्रिया हमने चालू की, तो सबसे पहला कदम हमारा सदस्यता अभियान था। उसमें हमने 11 लाख नए सदस्य बनाए थे। उसमें से छटनी करके जो बहुत अच्छे डेडिकेटेड वर्कर्स थे उनको हमने शपथ दिलाई, और 11,000 पदाधिकारियों का एक शपथ ग्रहण समारोह आप सभी के सामने रोहतक में हुआ था। अरविंद केजरीवाल जी आए थे वहां पर। उसके बाद हमने हर एक गांव के अंदर 21 लोगों की समितियां बना दी हैं पूरे हरियाणा के अंदर, और वो हमारा संगठन 1.5 लाख तक लोगों तक पहुंच गया और संगठन विस्तार की तरफ है। हम उसको और भी बड़ा संगठन बना रहे हैं अभी। ठीक है। तो हमारा, जैसे राजस्थान की अगर हम बात करें, राजस्थान में हमारा संगठन उतना मजबूत नहीं था, जितना हमारे पास क्षमता थी, जितना संगठन था, उस हिसाब से हमने चुनाव लड़ा। और अपने पार्टिसिपेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्राइज, मतलब हमारा वहां पर अपनी चीजों को समझाना, अपनी बातों को पब्लिक तक लेके जाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। वो पब्लिक का मूड है कि पब्लिक किस दल को आगे लेकर के जा रही है, किसकी अपनी भलाई समझती है, उन चीजों को लेकर के आज जनता ने बीजेपी को और कांग्रेस को अलग अलग जगह पर जीत दर्ज कराई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का बयान देखिए, हरियाणा से 3 दिग्गज अलग अलग राज्यों में पहुंचे कांग्रेस की तरफ से। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को ऑब्जर्वर लगाया गया राजस्थान का, छत्तीसगढ़ के लिए शैलजा जी पहुंची, मध्य प्रदेश के लिए सुरजेवाला जी पहुंचे। दुर्भाग्य यह है कि तीनों ने ही तीनों जगह जाकर के कांग्रेस पार्टी को जो हार हुई, उस हार की जिम्मेदारी इन तीनों लोगों को लेनी चाहिए। लेकिन वापिस आकर हुड्डा साहब कहते हैं कि जो आसपास की सीटें जीती हैं, हाँ वो अपना मोरल बूस्ट कर रहे हैं, शायद वो अपना मोरल बूस्ट कर रहे हैं कि भाई मैं गया था तो जीत गए। ये क्यों नहीं कहते कि मैं ऑब्जर्वर था तो राजस्थान में हम लोग हार गए। अब ये 3 दिग्गज पहुंचते हैं अलग अलग जगह पर और वहां पर कांग्रेस की करारी हार हो जाती है। अब समझने की बात यह कि ये तीनों दिग्गज अब हरियाणा के अंदर मौजूद है, तीनों की आपस में नहीं बनती है, तीनों के अलग अलग गुट हैं। तो इससे पार पाकर कांग्रेस कभी भी सरकार नहीं बना पाएगी। कांग्रेस ने पिछले बीते 9 वर्षों में अपना संगठन नहीं बनाया, वो सरकार कहां से बना करके आपको दे देंगे। गुटबाजी की भेंट कांग्रेस हर जगह चढ़ रही है और कांग्रेस धीरे धीरे देश से खत्म होती जा रही है। भाजपा की सरकार में बहन पोपली ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, लेकिन हरियाणा की जनता को तो गैस का सिलेंडर मिलेगा 1200 रुपए में, लेकिन राजस्थान में मिलेगा 450 रुपए में। हालांकि 5 ही राज्यों में भाजपा की सरकार ने 450 में सिलेंडर देने की बात कही। एक देश एक चुनाव की बात करने वाले, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करने वाली सरकार, लेकिन सिलेंडर को एक देश में एक जैसे भाव पर नहीं दे सकती। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि चुनावी जुमला है। कुछ दिन के बाद ये यूं ना कह दें कि चुनावी जुमला था, चुनाव में सब कुछ चलता है, क्योंकि 15 लाख की बात पर भी यही बात की गई और 2 करोड़ जो नौकरियां देने की बात थी उस पर भी भाजपा का यही स्टैंड था कि ये तो चुनावी जुमला था और हमने कह दिया था। 2700 का गेहूं राजस्थान का खरीद सकते हैं, लेकिन हरियाणा के किसान को लाठियां मिलेंगी,
आज आप ही के चैनल पे आपने बताया कि हिसार में भी किसान आज धरने पर बैठे हुए हैं, सचिवालय के बाहर बैठे हैं कि उनको खराब फसल का मुआवजा अभी तक नहीं मिला। गेहूं राजस्थान का 2700 में मिलेगा, लेकिन हरियाणा के किसान का गेहूं खरीदेंगे 2175 रुपए में। हरियाणा के किसानों को लाठियां क्यों? 750 किसान शहादत दे जाते हैं, आपको किसानों से कोई परवाह नहीं है। हड़ताल सरकार, हरियाणा सरकार को इन लोगों ने हड़ताल सरकार बना करके रखा है। किसान हड़ताल पर, ओपीएस वाले हड़ताल पर, कर्मचारी, सफाई कर्मचारी हड़ताल पर, रोडवेज कर्मचारी हड़ताल पर, आशा वर्कर हड़ताल पर, सरपंच हड़ताल पर। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो हरियाणा के अंदर भाजपा के शासन में और जजपा के शासन में हड़ताल पर ना गया हो। तो हरियाणा को हड़ताल सरकार बना करके भाजपा की और जजपा की सरकार ने बनाकर रखा है। स्कूलों के लिए अभी हाईकोर्ट ने कितना बड़ा एक फैसला दिया। ये जगमग योजना की बात करते थे, हाईकोर्ट ने कहा है कि 236 स्कूलों में बिजली नहीं है। जगमग योजना की बात करते हैं कि हमने ढाणियों तक बिजली पहुंचाने की बात करेंगे, लेकिन जहां हमारे बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं, जो देश का भविष्य पढ़ता है, वहां पर बिजली नहीं है। 121 स्कूलों के अंदर पीने का पानी तक नहीं है। जहां शौचालय का ढिंडोरा पीटते हुए पूरी भाजपा की सरकार पहला काम यह गिनाती है कि हमने शौचालय बनवाए हैं, देश को शौचालय युक्त किया है, जहां पर बाहर शौच करने जाते थे। लेकिन वहीं हमारी बच्चियों के स्कूलों में 500 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जहां पर शौचालय नहीं है। लड़कों के स्कूल ऐसे 1000 से ज्यादा हैं जहां पर शौचालय नहीं है। 1500 से ज्यादा ये संख्या हो गई स्कूलों की जहां पर शौचालय ही नहीं है। और ये बात करते हैं कि हमने ये सब किया। 30,000 से ज्यादा सरकारी जो टीचर हैं उनका अभाव है हरियाणा के अंदर। तो हरियाणा की शिक्षा नीति किस तरीके से प्रभावित हो रही है, हमारे बच्चों का भविष्य जो कैसे अंधकार में भाजपा और जजपा की सरकार के अंदर है। 6000 लगभग कमरे कम है। मर्ज करने के नाम पर इन्होंने स्कूलों को बंद किया। हाईकोर्ट ने कहा कि 6000 के आसपास कमरे कम है। तो ये किस तरह की राजनीति आज हरियाणा को भाजपा और जजपा की सरकार देने जा रही है। तो 2024 का जो चुनाव होगा वो आम आदमी पार्टी के लिए अहम है, हरियाणा की जनता के लिए अहम है। हरियाणा की जनता बदलाव के लिए तैयार है। और 2014 में जो आम आदमी पार्टी के दिल्ली और पंजाब में जो जनहितैषी कार्य हो रहे हैं उनको अपनाते हुए अब की बार 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार आपको देखने को मिलेगी। ठीक है सर। राजेंद्र यादव जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, लगभग आधा घंटा हो गया। 10 सेकंड भी नहीं, ठीक है, 10 सेकंड चाहिए बस। हाँ जी, हाँ विनय जी। जी सर, जी सर, ठीक है, लीजिए आप 10 सेकंड ले लीजिए, फिर मुझे वंदना जी के पास भी जाना है। राजेंद्र यादव जी इंतजार कर रहे हैं। हाँ, एक मैंने आंकड़ा आपको गलत दे दिया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। 2018 के अंदर कांग्रेस की 100 सीट आई थी, तो 2019 में हरियाणा में कांग्रेस नहीं आई, भाजपा आई थी। वो मैंने आंकड़ा जो आपको पहले दिया था वो 2013 और 2018 के बीच में, तब भाजपा की 163 सीट थी, कांग्रेस की नहीं। वो मैंने आंकड़ा आपको गलत दे दिया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। शुक्रिया सर अपने आप को सही करने के लिए। राजेंद्र यादव जी, ये जो हुड्डा साहब का हम बयान सुन रहे हैं और भी कई राजनीतिक अगर खासतौर पर विश्लेषकों की बात करें तो उनका भी अगर इस तरह से वो फॉर्मूला निकाल रहे हैं, वो गणित निकाल रहे हैं, वो आंकड़ा निकाल रहे हैं, तो उसे लेकर मतलब कितना इफेक्टिव माना जाए इन चीज़ों को कि हरियाणा के नज़रिए से देखा जाए तो जो हुड्डा साहब कह रहे हैं कि हरियाणा से लगती हुई सीटों में बड़ा अच्छा प्रदर्शन हमने किया है, या फिर कह रहे हैं कि इसका फायदा मिलेगा, इसका संकेत मिल रहा है कि आने वाले समय में बदलाव होने जा रहा है, आप किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, हुड्डा साहब का जो अपना आकलन है, उनका ये कहना है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो है, हाँ जी, जादुई आंकड़ा जो सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा होता है वो हासिल नहीं कर पाई, उससे दूर रह गई, वो अलग बात है। लेकिन उनका कहना था कि वोट शेयर बढ़ा है कांग्रेस का पहले से वोट शेयर बढ़ गया। उनका ये भी कहना था कि हरियाणा के जो सीमावर्ती राजस्थान की सीटें हैं उसमें कांग्रेस ने बहुमत लिया। वो अपने तरीके से आकलन कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि वो जो राजस्थान की हरियाणा से लगती हुई सीटें हमने ली हैं, उसका मतलब ये है कि हरियाणा के मतदाता का प्रभाव उस बॉर्डर एरिया में है। और हरियाणा का जो मतदाता है वो बदलाव चाहता है, तो वो कांग्रेस को लाने के लिए तैयार है। और उनका अपने और दूसरे भी आकलन है कि जिस तरह से अन्य पार्टियों के नेता कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनकी दलील एक ये भी थी कि तमाम पार्टियों के नेता जो है कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो जनता जो है हमारे पक्ष में है। और उनकी जो विपक्ष आपके समक्ष रैलियां हैं, जनाक्रोश रैलियां हैं, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान है, उसमें भी उनको ये दिखाई देता है कि आम मतदाता का अच्छा रहता है। उनको लगता है, वो तो यहाँ तक कह दिया उन्होंने, जैसे मनोहर लाल जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने, तो उन्होंने कह दिया कि हम भी जो है लोकसभा विधानसभा चुनाव
एक साथ लड़ने को तैयार है। जब संगठन की बात आती है तो वो कह रहे हैं चुनाव से पहले संगठन भी खड़ा हो जाएगा। तो पूरी तरह से तैयार बैठे हुए हैं। वो तो शायद मुझे लगता है स्थितियों की घोषणा का इंतजार है। तो ठीक है, अब हरियाणा में कांग्रेस अगर अपने आप को ठीक करती है तो हम तो ये मानते हैं कि एक राजनीतिक दल एक विकल्प के रूप में लोकतंत्र में हमेशा मौजूद रहना चाहिए। चाहे सत्ता किसी की भी रहे, लेकिन एक विकल्प जरूर मौजूद रहना चाहिए। तो कांग्रेस अगर अपने आप को एक मजबूत विकल्प के रूप में प्रस्तुत करती है तो ठीक है, ये एक लोकतंत्र के लिए शुभ घड़ी है। और मुझे लगता है कि विपक्ष का दबाव रहते हुए सरकारें, सत्ता में बैठी हुई पार्टियां भी थोड़ा ठीक काम करती हैं और उनका जो है संतुलन बना रहता है। वो एक तरफा नहीं होती और जनभावनाओं का ख्याल करती। और विपक्ष होते हुए भी कई बार सत्तारूढ़ दल जनभावनाओं का ख्याल नहीं करते और मनमाने तरीके से शासन शुरू कर देते हैं। वो जो मनमाना शासन है वो भी एक तरह से अराजकता की श्रेणी में ही आता है। अगर आप पब्लिक के प्रति जवाबदेह नहीं है, पब्लिक के सुख दुख की आपको ख्याल नहीं है, तो फिर आप इसका मतलब अराजक ही है। आपको ये नहीं कहा जा सकता कि आप अच्छा शासन दे पा रहे हैं। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो एक अच्छी बात है। अब देखना होगा कि कांग्रेस किस तरह से चुनाव मैदान में। ठीक है। वंदना जी क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए जो भी आंकड़े फिलहाल, चाहे मैं अभी भी सुन रहा हूँ प्रवक्ताओं को, खासतौर पर कांग्रेस की आप बात कर ले या आम आदमी पार्टी की बात कर ले या इनेलो की बात कर ले, या फिर जो आंकड़े भी, चाहे इससे पहले बेरोजगारी को लेकर जो आंकड़े इन लोगों की तरफ से दिए जाते हैं या जो आंकड़े आ रहे हैं, एनसीआरबी के आंकड़े आ रहे हैं, इन चीजों को दरकिनार नहीं किया जा सकता। इन्हें लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो आने वाले समय में इफेक्ट भी करेंगी। विनय, मुझे लगता है कि अगर हम पहले की सरकारों से कंपैरिजन करें अपनी सरकार का, तो हमने एक बहुत बेहतर शासन देने की बात की है। अभी यहाँ पर मैं सुन रही थी तमाम तरह के आंकड़े दिए जा रहे थे। उससे पहले जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि ये हवा में चल रहे हैं, 85 सीटों की बात कर रहे हैं, 90 कर लो। ठीक है, मेरा अधिकार है, मैं कितनी सीट पे जीतने का दावा करती हूँ, मुझे जनता से कितना प्यार मिलता है हमारी पार्टी को, हम उस हिसाब से दावा करते हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि आपकी तरफ से तो इस तरह का कोई दावा भी नहीं आता। आपका आत्मविश्वास इतना कमजोर दिखाई देता है कि आप राजस्थान की सीटों का गुणा भाग कर रहे हैं, जबकि पहले आप शोर मचाकर ये बोलते रहे कि राजस्थान की सीटों का असर हरियाणा में नहीं पड़ेगा। ये आपके प्रवक्ता, आपके नेता बार बार कहते रहे हैं। और दूसरी बात, आप इतना ही बता दीजिए कि आपके पीएम कैंडिडेट कौन है। हम तो पूरे जिस तरह से अपनी सीटों का दावा कर रहे हैं उसी तरह से हम अपना दावा भी कर रहे हैं कि हमारे पीएम कैंडिडेट कौन होंगे। आप तो अपना पीएम कैंडिडेट छोड़िए, आपका जो इंडिया गठबंधन जिस स्थिति में चल रहा है वो हम सबको मालूम है। और बहुत सारी बातें यहाँ पर की गई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से चुनौती दे रहे हैं कि आपके जो है 2 नंबर पर भी नहीं आएंगे, तो मुझे लगता है चुनौती देने का इनको शौक है और हमारे को चुनौती लेने का शौक है। 370 पर आपने बहुत चुनौती दी है, आजकल तो आप पीओके पे चुनौती दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे पार्टी में मेरा विश्वास है, जनता का विश्वास है, उससे ज्यादा कहीं ना कहीं कांग्रेस का विश्वास है कि हमारे बस की जो नहीं थी ना वो तो ये कर ही देंगे, तो इसलिए चुनौती दे डालो और पीओके भी आ जाएगा। हालांकि ये बात अलग है कि कभी स्वीकार नहीं करते, इनके किसी नेता नहीं बोलते कि पीओके जो है हमारे देश का हिस्सा, वो हमारे पास आना चाहिए। अभी यहाँ पर ये वोट्स की बात कर रहे थे कि वोट परसेंटेज कितना है, वोट कितना ज्यादा है, मतलब जीत होती है, हार होती है। जिन 3 राज्यों के आप जीत की बात कर रहे हैं, जहाँ पर आप वोट परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो वहाँ तो आपका भाजपा से कम नहीं है, तभी तो हम जीते। अब आप उसमें बाकी 2 स्टेट का वोट परसेंटेज को मिला रहे हैं, तो उस हिसाब से तो पूरे भारत का वोट परसेंटेज देख लेते हैं, वो हमारे को समझ आ जाएगा। पूरे भारत की जो सीट शेयर है वो हम देख लेते हैं, तो ये समझ आ जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि 3 सीटों के जीतने के बाद हम कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी। जी नहीं, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि तीसरी बार भी हम ही सरकार बनाएंगे। ये आज का दावा नहीं है, आप भी इस चीज को जानते हैं अच्छे से। हमारे एक प्रवक्ता ने, एक नेता ने बार बार ये दावा किया कि हम तीसरी बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अभी ये कह रहे थे कि कुछ घर बैठने की बात कर रहे थे, मैं तो इनसे कि घर बिठा देंगे। तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता उनसे पूछना चाहूंगी कि जब रिजल्ट आएगा डिबेट पे आओगे ना, घर तो नहीं बैठ जाओगे, तो सामने जरूर आइएगा। चलिए, अगली बारी में जो रजत पंजेटा जी है उन्होंने बहुत सारी बातें की। हालांकि उन्होंने राज्य जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उसके हिसाब से उनको चेहरा दिखा दिया, लेकिन मैं फिर भी कॉन्स्टिट्यूंसी पे नहीं गई। मुझे क्लियरली मालूम है कि हरियाणा पर इसका क्या असर पड़ेगा। वो इतना असर है कि हम कार्यकर्ता उत्साहित हैं, लेकिन हरियाणा में ऑलरेडी हमारी सरकार बन रही है। उन्होंने यहाँ पर कर्जे की बात करी कि कर्जा बहुत ज्यादा है।
मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम अपनी लिमिट के अंदर है, हमने अपनी लिमिट कभी भी क्रॉस नहीं करी। हम जीएसडीपी के 24.2% है, जो कि 25% होना चाहिए। अगर पड़ोसी राज्य की बात करें तो हम पंजाब 48% तक पहुंच गया। राजस्व घाटा हमारा 3% से भी कम था, 61,57 लाख करोड़ पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया, जो कि 34.3% है, और ये कभी भी 30% से ऊपर हरियाणा में गया ही नहीं। तो ये तमाम तरह के जो काम हैं हम अपनी लिमिट के अंदर चल रहे हैं। अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो उसके साथ के साथ क्योंकि सरकार जो है वो उनका काम है कि उन्होंने डेवलपमेंट के काम कराने हैं, तो डेवलपमेंट का काम कराने के लिए कर्जा लेना ऐसा नहीं कि हम ही लोग ले रहे हैं, और हम अपनी लिमिट के अंदर है, परसेंटेज के लिमिट के अंदर है। एम्प्लॉयमेंट की यहाँ पर बात कर रहे थे कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई, कभी सीएमआई के आंकड़े ले आते हैं, कभी 33-34% बता देते हैं। कई बार हैरानी होती है विनय कि ऐसा, मतलब हरियाणा में 1/3 पॉपुलेशन आप ये बता देते कि अनएम्प्लॉयड है। फिर दीपेंद्र हुडा जी एक और डेटा लेकर आए सेंटर का, उन्होंने कहा कि 9% है। तो आपको बताना चाहूंगी कि हम एक एक घर में पहुंचे हैं टीपीपी के माध्यम से, हर एक व्यक्ति ने एंटर किया है कि वो एम्प्लॉयड है या नहीं, और उसके हिसाब से हमारे पास जो डेटा आया है एक्यूरेट डेटा आया है। क्योंकि सेंटर ने तो सर्वे किया था, उनका एक छोटा सैंपल सर्वे था उनका, लेकिन हम एक एक एक्यूरेट डेटा तक पहुंचे जो कि 60% के पास है। अब ये बड़ा क्वेश्चन उठा देते हैं पोर्टल की सरकार पीपीपी पर। मैं आपको बताना चाहूंगी मोबाइल के अंदर सरकार है। अभी कुछ भी काम कराना हो, किसी छोटे मोटे नेता के घूमने की जरूरत नहीं है, मोबाइल खोलो और अपने काम करा लो। ये मेरी सरकार ने काम कर दिया है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, एक बार मैंने आप सबकी बात बड़े आराम से सुनी थी। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो है वो कह रहे हैं पार्टिसिपेशन इज बेटर। ठीक है, पार्टिसिपेशन इज बेटर, लेकिन 205 से 205 पर जमानत जब्त, डक पे आउट, तो ये तो कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। संगठन था या नहीं? आपको तो अपनी नीतियों पे विश्वास था, आप कब से संगठन पे विश्वास करने लगे? आप तो कहते थे हमारी नीतियां ऐसी हैं, हमने ये वायदे कर दिए, उसकी वजह से हम दिल्ली में आए, हरियाणा में आए। तो आज आप कह रहे हैं कि हमारा संगठन कमजोर था। ठीक है, आत्मविश्लेषण सभी को करना चाहिए, जीत हार लोकतंत्र में चलती रहती है, हम भी कभी हारते हैं कभी जीतते हैं, लेकिन इस प्रकार से जिस तरह से कांग्रेस कर रही है या आम आदमी पार्टी कर रही है, हम तो कहते हैं कि आत्मविश्लेषण ना करेंगे, जनता ने हमें वोट क्यों नहीं दिया, हम ये सोचते हैं। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि जी हमारा संगठन वहां पे कमजोर था। आप तो अपनी नीतियों के दम पर आने की बात करते थे। और यहाँ पर एक और बार बार मुझे कहा जाता है सिलेंडर के बारे में 450 के रुपए में। मैं आपको बताना चाहूंगी 450 का वायदा राजस्थान, मध्य प्रदेश या बाकी जहां पर भी किया गया है, इतना समझ लीजिए उज्ज्वला का सिलेंडर है जो कि हरियाणा में 600 का मिलता है, 1100 का नहीं। कृपया करके बहकाए नहीं। और दूसरी बात, जहां तक अलग अलग स्टेट के प्रोमिसेस की बात है, हमने तो टैबलेट भी दिए बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या ये बाकी स्टेट्स में किस किस में दिए गए वो कंपैरिजन करेंगे? हम फ्री एजुकेशन कर रहे हैं गर्ल्स की, तो क्या वो बाकी आप स्टेट से कंपैरिजन करेंगे? लेकिन फिर भी मुझे तो उम्मीद है कि चलिए राजस्थान में 450 का होगा तो हरियाणा में भी 450 का होगा। ये तो मैं खुशी की खबर मानती हूँ उसको कि हम राजस्थान में जीते, और उसका इम्पैक्ट हरियाणा में दिखाई देगा और बहुत जल्दी दिखाई देगा। गर्ग साहब क्या कहेंगे, क्योंकि उस समय मैंने आपको रोक दिया। और दूसरी चीज सर, कई चीजें हैं, संगठन का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए, इसको लेकर भले ही अलग अलग सोच हो, लेकिन अभी संगठन पर काम चल रहा है आपका, अभी तैयार नहीं हो पा रहा है, समय बहुत ज्यादा बचा नहीं है, बहुत सारे सवाल है सर, और भी मसले हैं जिनको आपको ठीक करना है। और तो ऐसे में, क्योंकि देखिए बड़ी बात यही है कि 2024 अब दूर नहीं है सर, बस खत्म होने वाला है 2023। विनय जी, सपने देखना सबका अधिकार है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं ना। मैं बता रहा हूँ मेरी छोटी बहन को, वंदना जी को, आप सपने में रहो, हमें बड़ी खुशी की बात है। जब पैर के नीचे जमीन नहीं है, चल पड़े हम सरकार बनाएंगे। ये कहते हैं भाई हमने जो कर्जा लिया, हमने अपने सिस्टम में लिया, इन्होंने कर्जा लेकर सिर्फ मलाई खाने काम किया है। एक तो काम बता दो इनके राज में। एक बात पूछना चाहता हूँ, एक ऐसा सरकारी महकमा बता दे जहाँ बिना रिश्वत लिए इनके कोई विनय जी, नदी चुप करा लो।
चुप कराओ। आपके जवाब दे रही हूँ। इनके टाइम में कोई बोला था 8 मिनट बोलते हैं लगातार, मैं टाइम देख रहा हूँ तो भी हम नहीं बोल रहे। नहीं, मैं तो सबको पूरा समय दे रहा हूँ सर, इस चीज को लेकर सवाल मत उठाइए। सरकारी महकमा बता दे, भाई मुझे एक भी ऐसा महकमा बताए जहाँ बिना बाहर टाइम है आपके पास। ठीक है मैम, सुन लेते हैं गर्ग साहब को। चुप करवा लो ना। अरे गर्ग साहब बताइए। बीच में टांग अड़ाने की आदत पड़ गई इनको। नहीं, आपने सवाल के वे में पूछा इसलिए उन्होंने बीच में टोक दिया। भ्रष्टाचार का खुला बोल बाद में पूछा सवाल, जब इन्होंने 100 सवाल किए मैं बीच में बोल गया। ठीक है वंदना जी प्लीज। भ्रष्टाचार करते हैं फिर बीच में बोलते हैं। ठीक है जब बोलते हो ना सुनने का मादा रखे करो। हाँ, ठीक जब बोलने का मादा रखते हो तो सुनने का मादा रखे करो। मैं खुला तौर पे कह रहा हूँ, ये घटन घोटाला किसके राज में हुआ? पुलिस कस्टडी के अंदर करोड़ों रुपया की शराब बेच दी आपने। FIR दर्ज आपके राज के अंदर हुई। SIT गठन कर रखी है। कहाँ है मुख्य आरोपी? जहां पुलिस का आपके सामने है। कोरोना के समय के अंदर लोग मर रहे थे, लाखों लोग मर गए और अरबों रुपए की रिश्तियां कर दी, रिश्तियां बहन थी। क्या किया? SIT गठन कर दी, पर्चा दर्ज कर दिया। कितने घोटाले इनके राज के अंदर हुए हैं। ये बोलते हैं हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, खर्ची पर्ची बंद कर दी। मुख्यमंत्री जी कहते हैं करोड़ों रुपए जब तेजियां में लिए जाते हैं, खर्ची पर्ची की बात कहाँ है? और एक बात बताता हूं, हमारे राज के अंदर 2005 और 2014 की बात करता हूं, हमने 382 गरीबी परिवारों को मुफ्त हमने 200 गज के प्लाट दिए। 20 रुपए किलो दाल देने की हमने काम किया। 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल देने का काम किया। गरीबों के घर के अंदर फ्री पाइप की लाइन, टूटी फ्री, पानी टंकी फ्री लगा के काम किया। इन्होंने सारी गरीबों के हित के अंदर। ठीक है गर्ग साहब, कंपैरिजन तो जनता कर लेगी। मैंने आपसे सवाल जो किया मैं उस पर जवाब मांग रहा था सर आपसे। जो मैंने सवाल किया, देखिए बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको बेहतर करने की जरूरत है। समय ज्यादा बचा नहीं है। सवाल पे आ रहा हूं मैं उसी सवाल के मैं वही सवाल के जवाब पा रहा हूँ। पहले मैं अपनी बात 1 सेकंड जो बहन जी ने बात की थी वो जवाब तो दे दूं ने। आज हरियाणा क्राइम के अंदर अव्वल स्थान के ऊपर, बेरोजगारी में अव्वल स्थान के ऊपर, महंगाई का मुद्दा, इन पे कोई बात नहीं करेंगे। ये अपनी बात थोपेंगे, अपनी बात करेंगे। मैं एक बात कहता हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं, हरियाणा के अंदर इनका कोई सौदा नहीं, इनका चुगड़ा साफ है। झूठी घोषणाएं, झूठे वायदे इन्होंने करने हैं। जहां रसोई गैस सिलेंडर की बात की, हम भी हरियाणा में दे देंगे। 9 साल तो आपने दिया नहीं। 9 साल तो आपने जनता को लूटने का काम किया, उनकी जेबों में डाका डालने का काम किया। आज कहते हैं हम चुनाव आ गया तो हम कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, जब से सवाल पर आ जाइए सर। कौन सवाल पूछ रहे आप? पूछ लो पहले आप। देखिए मैं वही सवाल कर रहा था। मैं तो सर ये तो आपके विषय के बारे में बात कर रहा हूँ। और ये सबसे अच्छी बात ये है सर, क्योंकि देखिए मंथन हर चीज से करना चाहिए, चाहे वो हार की बात हो या जीत की बात हो। जीत की बात होगी तो ठीक है, जीत की बात करिए, उस पर भी मंथन करिए। बीरे जी, कांग्रेस पार्टी पूरे तरह से चुनाव के लिए तैयार है, बिना संगठन के। सर जितने भी सीनियर जो सवाल उठाए जाते हैं विपक्ष और जो बाकी पार्टियों की तरफ से, बिना संगठन के तैयार है। और देखो यही तो गुमराह, बीरे जी यही तो गुमराह किया जा रहा है। संगठन किसको कहते हैं? एक लिस्ट आनी बाकी है, जिला प्रधान की, ब्लॉक प्रधान की। हमारे प्रदेश का संगठन बन चुका, PCC डेलीगेट हमारे बन चुके, महिला का संगठन हमारा कंप्लीट हो चुका, युवा का संगठन बन चुका, प्रदेश के हमारे जितने सेल थे वो कंप्लीट हो चुके, जिला स्तर पर हो चुके, जिले के प्रभारी बन चुके, ब्लॉक के प्रभारी बन चुके, जिला के कन्वीनर बन चुके। आज मैं हिसार जिला का कन्वीनर भी हूँ, सरसा जिला प्रभारी भी हूँ, प्रदेश का सीनियर प्रवक्ता भी हूँ। सारे पद बन चुके, सिर्फ एक लिस्ट आनी बाकी है। सर उसको भी जल्दी ले आओ जिससे कि ये बातें खत्म हो जाए। फिर इसके लिए वो जल्दी ला रहे हैं, वो जल्दी आने वाली। इनको तकलीफ ही आई है, संघ के पास मुद्दा ही कुछ नहीं है, संगठन नहीं है, संगठन नहीं है। मैं कहता हूँ आज चुनाव करा लो ना, दिक्कत क्या? हम तो आज ही तैयार बैठे हैं। आज चुनाव करा लो, पता लग जाएगा। अच्छा एक बात और कही भाई, मुख्यमंत्री डायरेक्ट चुनाव कराने की बात कही, प्रधानमंत्री डायरेक्ट। मैं कहता हूँ करवा कर देख लो, पता लग जाएगा। मुख्यमंत्री के खिलाफ मनोहर लाल खट्टर जी का खिलाफ पता लग जाएगा, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ
पता लग जाएगा, इनके सामने है। मैंने दावे के साथ कहा 2 का आंकड़ा, 2 का मतलब 10 का आंकड़ा, ये छूरी इसका बात करते हैं 85 पार की। मैं खुले तौर पे कहता हूँ, जब 75 पार किया, 70 पा गए, 85 पार पर किया, 10 पागा, 10 के ऊपर अटकेंगे। और मेरे आप पार्टी के साथी का एक जवाब देना दूर चाहूंगा। आप पार्टी के साथी एक लाइन बोलना चाहूंगा, एक सेकंड बस, क्योंकि समय फिर इसमें खराब हो जाता है। ये तीन के, ये सुन लो मेरी बात, आप पार्टी जवाब देना जरूरी है। ये 3 में ना 13 के अंदर नोटा से कम वोट कम से कम एक लाइन बोलने का मौका बस मैं आपको दूंगा 10 सेकंड का समय, हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ा, हरियाणा में ठीक है गट साहब, दे दिया ना आपने अब उनका पलटवार, लड़ा, विधानसभा लड़ा, वहाँ सभी जमात कर लिए, बात करते हैं कांग्रेस। मैं जवाब ले लूंगा, मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पंकज बेनीवाल जी से ले लूंगा जवाब इसका। आप जो कह रहे हो गट साहब, आप थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए, समय की भी लिमिटेशन होती है, लास्ट में फिर क्लोजिंग कमेंट के लिए भी आना होता है। प्लीज सर, प्लीज सर। आप पार्टी ने मार पे कटास किया, कर दिया सर, अब कर तो दिया सर, कर तो दिया, जवाब नहीं दूं क्या? दे दिया सर, बहुत सही, बिल्कुल सही है, दे दिया आपने। बंदा जी 10 सेकंड दे रहा हूँ प्लीज बस। जी ठीक है। बजरंग दस गर्ग जी बहुत बौखला रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है डेटा तो सही देना चाहिए। अंत्योदय अन्न योजना जिसमें 3 रुपए में गेहूँ, 2 प्रति किलो चावल दिए जाते थे, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में शुरू हुआ था, वो आपने शुरू नहीं किया था। अंत्योदय अन्न योजना आपने शुरू नहीं करी थी। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे पंजेटा जी के पास जाओ। ठीक है मैम, ठीक है पंजेटा जी, ठीक है मैम, मैं सवाल ले लूँ आगे, प्लीज मैम, प्लीज मैम। ठीक है गट साहब प्लीज, ठीक है गट साहब, सर आपके पास आ जाऊंगा। गट साहब प्लीज, गट साहब फिर अब गट साहब रुकिए प्लीज, गट साहब प्लीज, गट साहब नहीं सुन रहा हूं मैं आपको, अभी नहीं सुन रहा हूं मैं आपको, नहीं सुन रहा हूं सर आपको। पंजेटा जी देखिए, अब समय के साथ चीजें बदल रही हैं, आपने बहुत सारे कारण गिनाए उस समय के कि टूट हो गई, अगर ऐसा नहीं होता पार्टी में तो हम शायद सत्ता में बैठे होते, और भी कुछ कारण आपने गिनाए। लेकिन क्या अब इन चीजों से अब उभरने का समय मिल गया है? और आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, चुनौती इसलिए बड़ी है कि फिलहाल एक ही विधायक हैं आपके, और आपको पहुंचना है बहुमत के आंकड़े के पार, तो उसके लिए बहुत ज्यादा चुनौती आपके लिए बड़ी है। तो इसके लिए क्या ऐसा नया किया जा रहा है, उसके लिए किस तरह की ग्राउंड लेवल पर मेहनत की जा रही है, या जिन मसलों को आप गिनवाते हैं सत्ता पक्ष के जो लूप होल्स आप बताते हैं, उन चीजों को क्या जनता तक बेहतर तरीके से उस तरीके से पहुंचाया जा रहा है, नहीं पहुंचा रहा है? बहुत सारे सवाल है सर आपको लेकर। देखिए, आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा विनय जी। पहली बात तो आपने बातों में कह दिया, अपनी में जवाब वहीं पे छुपा है कि आपने कहा जनता तक पहुंचाना और जनता के बीच में रहना, जो कि INLD की स्ट्रेंथ रही है शुरू से, स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी के समय से, जब उन्होंने पार्टी बनाई उस समय से ही उन्हीं की नीतियों का अनुसरण करते हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी 24 में से आप लगा लीजिए 18 घंटे वो फील्ड में रहते हैं। अभय सिंह चौटाला जी भी ऐसे ही जनता के बीच में रहते हैं। आपको पता है जो हमारी 24 फरवरी को हमारी सिंगार गांव से मेवात से यात्रा शुरू हुई थी, और अभी जो 25 सितंबर को जो रैली रखी गई थी कैथल के अंदर स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी के सम्मान में, और वहां जाके उसका समापन हुआ था, और उसके बाद अब रथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। तो हम जनता के बीच में रहते हैं, और नया हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ उन्हीं की नीतियों का अनुसरण करना है, और जनता का हमारे ऊपर विश्वास है। मैं आपको सबसे बड़ी बात कहूँ, अभय सिंह जी के ऊपर विश्वास है कि जो कहते हैं वो करते हैं। तो और हाँ, जो आपने बात कही भीतरघात, हाँ भीतरघात से पार्टी उभर चुकी है, ऐसा कुछ नहीं है। जिन्होंने हमारी पार्टी से जुड़े युवाओं का सपना तोड़ा, सिर्फ एक युवा का सपना पूरा करने के लिए, उनको जनता सबक सिखाएगी, जैसे राजस्थान में सबक सिखाया। तो आने वाला समय इंडियन नेशनल लोकदल का है, निश्चित तौर पे जनता हमारे साथ है, जनता का हमारे लिए विश्वास, और हमारा जनता के लिए प्रतिबद्ध होना कि हम जो कहेंगे वो करेंगे, चाहे वो गैस सिलेंडर की बात हो, चाहे वो बिजली के बिलों की बात हो कि ये मीटर सारे के सारे बदले जाएंगे, स्मार्ट मीटर, सारी जनता त्राहिमाम है। ऐसे ही 10 संकल्प लेके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, चाहे वो बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे वो 7500 जो है वो पेंशन करने का, बुढ़ापा पेंशन करने की बात हो, ऐसी सारी की सारी बातें जो भी हमारे मैनिफेस्टो जो इलेक्शन से पहले भी रिलीज होगा, उसके अंदर जो जो हम वादे जनता से करेंगे उनको पूरा करने का काम करेंगे। दूसरा यहाँ पे बात हो रही थी
हम बात करते हैं कि हमारा, क्योंकि वंदना जी ने बात उठाई, तो हमें हमारा पर कैपिटा जो इंक्रीज इन कैपिटा डेट है उसके बारे में भी बात करनी पड़ेगी और पर कैपिटा इनकम लॉस की बात करनी पड़ेगी। हम केवल हम अपने कर्ज को नहीं जुटला सकते और जो आज देश और प्रदेश के ऊपर है, और अब केवल इसके ऊपर बात नहीं कर सकते कि आंकड़ों में वो भी जो हमारे सिर्फ गुड़गांव से या फरीदाबाद से जो इकट्ठे किए आंकड़े हैं और उसको थोड़ा पानीपत भी लगा लीजिए, बाकी रेस्ट ऑफ हरियाणा की क्या हालत है वो आपको देखना पड़ेगा। हाँ, अभी एक बात वंदना जी ने कही कि पीओके हमारा है। देखिए, इस बयान की मैं इनकी सराहना करता हूँ, जो बात सराहना के योग्य है उसकी करनी भी चाहिए, लेकिन हाँ ये भी जरूर है कि 1947 से पहले पाकिस्तान की ना कोई हिस्ट्री थी, ना कोई वजूद था, ना वो कहीं किसी नक्शे में था। दूसरा, एक चिंता का विषय जरूर मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि 35,950 स्टूडेंट्स ने सुसाइड की है 2019 से 21 तक। दोबारा एनसीआरबी का डेटा, क्योंकि ये मुद्दा अभी लेटेस्ट आया है, उसके ऊपर भी सरकार ध्यान दे कि हमारे बच्चे क्यों डिप्रेशन में जाके और नशे में जाके, और खासकर रोजगार की वजह से, जो कि बहुत सी ऐसी भर्तियां और सरकार अभी भी जो निकाली है वो 1,82,000 पदों के आसपास बिल्कुल नहीं है। फिर बाद में कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। आप प्लीज जो भी आपके रिक्त पद हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा भरने का काम करें। ठीक है। और जो हाँ, और विनय जी ऐसा है कि जो भी अगर आज सिर्फ चुनाव के लिहाज से करें, अगर आपने ये बात डिबेट रखी है, तो देखिए एक ये राजस्थान वाला तो सिरे से निकारने वाला वो है, उसमें कोई हरियाणा के ऊपर, लेकिन हरियाणा के अपने इतने ज्यादा मुद्दे हैं, बहुत गंभीर मुद्दे हैं जो लगातार निरंतर तौर पे चलते आए हैं, जिसकी वजह से सरकार के प्रति जनता में रोष भी है। क्योंकि बहुत से ऐसे वर्ग हैं जहां पे आपने टाइमली ना तो बात करी, चाहे सरपंच हो, आंगनवाड़ी हो, रोडवेज वाले हो, कौशल रोजगार वाले हो, कोई भी ऐसा वर्ग है, सरपंचों से लेके समय पे सरकार, अब डॉक्टर्स भी अभी पेन डाउन स्ट्राइक पे जा रहे हैं परसों। तो पहले तो आप इतना लंबित ना कीजिए मामलों को कि बड़े लंबे चलते रहें। और किसानों का जो एमएसपी का मुद्दा है कि एमएसपी कानून का C2+50 के फॉर्मूले के हिसाब से वो भी मुद्दा जो है सरकार का किसानों की आय पिछले 2019 में मैनिफेस्टो में था। ठीक है। क्या कहेंगे सर डॉक्टर साहब, क्योंकि सवाल तो आपके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी उठा दिए गए, कांग्रेस की तरफ से भी उठा दिए गए, या अन्य पार्टियों की जिनकी भी बात करें, लेकिन एक सवाल मेरा भी एक, बहुत सारी चीज़ों को लेकर ये कहा जाता है कि डबल स्टैंडर्ड या डबल एजेंडे के तौर पर चीज़ों को चलाया जा रहा है। पंजाब और हरियाणा के बहुत सारे कॉमन ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आपका बिल्कुल भी साफ नहीं है रुख कि क्या करना है क्या नहीं करना, और अगर उस पर रुख साफ नहीं होगा सर, बहुत मायने रखते हैं, तो फिर 2024 के लिए भी तस्वीर साफ नहीं होगी आपके नजरिए से। देखिए, जैसा सभी ने कहा कि हरियाणा के मुद्दे अपने अलग मुद्दे हैं तो जो हरियाणा के मुद्दे हैं उन्हीं पर आम आदमी पार्टी भी काम कर रही है। अब हरियाणा की जनता को क्या चाहिए? हरियाणा की जनता को चाहिए कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए और फ्री शिक्षा मिल जाए। वंदना बहन ने कहा कि आम आदमी पार्टी के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि गारंटी एक शब्द अब की बार चुनावों में यूज किया गया भाजपा के नेताओं के द्वारा, और वो अरविंद केजरीवाल जी से इन्होंने सीखा कि गारंटी शब्द बोलना जरूरी है। जैसे कि गुजरात में हमने जाके बोला कि अरविंद केजरीवाल की गारंटी है कि अच्छे स्कूल मिलेंगे, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छी बिजली फ्री मिलेगी। तो ये गारंटी शब्द उठा करके इन्होंने और अब की बार के जो चुनाव है वहां पर इंप्लीमेंट किया। तीर्थ यात्रा को हरियाणा में लागू किया मनोहर सरकार ने, तो अरविंद केजरीवाल जी के पद चिन्हों पर चलते हुए कि कैसे दिल्ली के अंदर बुजुर्ग तीर्थ यात्रा पर निकलने, उसका अनुसरण इन्होंने किया। फ्री शिक्षा जो आज बच्चियों को मिल रही है 9 साल के बाद, इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी से ही सीखा कि कैसे फ्री शिक्षा दी जा सकती है, वो भी उसका भी अनुसरण किया। अगर कांग्रेस आज बोल रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बोल रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, तो 10 साल के कार्यकाल में कभी नहीं दी। अरविंद केजरीवाल जी की देन है कि अरविंद केजरीवाल से सीख रहे हैं कि कैसे 300 यूनिट बिजली हर महीने फ्री दी जा सकती है। हर एक राजनीतिक दल आज आम आदमी पार्टी के साथ सीख रहा है। आम आदमी पार्टी यही कहती थी कि हम राजनीति करने नहीं आए, राजनीति बदलने आए हैं। तो राजनीति का बदलाव आज हो रहा है और आज एक आम आदमी की जरूरत होती है कि उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उसके परिवार में कोई बीमार हो जाए तो अच्छा हॉस्पिटल हो आसपास में जहां फ्री हमारे को इलाज मिल जाए, लास्ट कमेंट ही लूंगा बस, इलाज मिल जाए, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मिल जाए, महिलाओं को बस यात्रा फ्री मिल जाए। तो ये सारे जो एक बेसिक मुद्दे हैं, इन चीजों पर आम आदमी पार्टी ने हर एक राज्य में काम किया है। और आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी बहुमत से सरकार बनाई, दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं कि इन्हीं मुद्दों पर हमने पंजाब में चुनाव लड़ा, इन्हीं मुद्दों पर दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ा। 67 जब एमएलए जीते थे तो उन 67 एमएलए को कोई नहीं जानता था,
लेकिन हारने वालों को सब जानते थे। 92 सीटें जब 92 एमएलए जब पंजाब में जीते, उन 92 लोगों को कोई बड़ी उनकी वो नहीं थी, पहचान नहीं थी कि कौन लोग वो जीत रहे हैं। लेकिन वो 92 हारने वालों को सब लोग जानते थे, पंजाब की जनता जानती थी कि कौन 92 लोग हैं। चाहे वो चन्नी हो, चाहे वो बादल परिवार से लोग हों, चाहे कैप्टन अमरिंदर हो, सबको धूल चटाई थी आम आदमी पार्टी के इन्हीं मुद्दों ने, जो बेसिक आज आम आदमी पार्टी ने आज एक एजेंडा तैयार कर दिया देश के अंदर की राजनीति इस तरीके से भी होती है। नहीं तो इससे पहले राजनीति होती थी कि जात पात की राजनीति ये लोग करते थे, धर्म की राजनीति ये लोग करते थे और आदमी को बांटने की राजनीति करते थे। तो आज अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने एक अच्छी पहल की, राजनीति को बदलाव लाने की कोशिश की और आज सारे राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी को अनुसरण करते हुए उन्हीं एजेंडों को लेकर के आए हैं कि हम भी आज बच्चियों को फ्री शिक्षा देंगे, तीर्थ योजना चलाएंगे, हम बिजली फ्री दे देंगे। यही सारे मुद्दे हैं, यही आज जनता को चाहिए होते हैं। ठीक है सर, केवल 20 सेकंड है मेरे पास। मैं जरा राजेंद्र जी से सवाल ले रहा हूं। राजेंद्र जी, समय ज्यादा नहीं है, बस एक शॉर्ट में मैं पूछना चाह रहा था, क्योंकि 2024 की तस्वीर को किस तरह से उभरते हुए अभी देख रहे हैं और कितना कुछ बदलाव आप देख रहे हैं पहले की राजनीति में और आपकी में। बहुत कम समय सर। राजनीति में एक तरह से मोदी युग चल रहा है, तो मोदी फैक्टर बड़ा काम कर रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस को मजबूती के साथ काम करना पड़ेगा। हर तरह की एकजुटता उसको कांग्रेस को रखनी पड़ेगी। जो भी विपक्षी दल है, बात कांग्रेस की नहीं है, जो भी प्रतिद्वंदी दल है जो विपक्ष में बैठे हुए हैं और जो चाहते हैं कि हमें भी शासन करने का मौका मिले और हम एक बेहतर शासन देंगे, लोगों को ज्यादा सुविधाएं देंगे, रियायतें देंगे। अभी जो है मोदी फैक्टर इतना काम कर रहा है कि मध्य प्रदेश इसका एक बड़ा उदाहरण है कि यहाँ 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जबकि 2018 में उनको मेजोरिटी नहीं मिली थी और जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई गई और इसके बाद उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी जो हो गई 4 साल 4 टर्म की, उसको प्रो इनकम्बेंसी में बदल दिया। तो ये मोदी फैक्टर काम कर रहा है। इसमें सभी विपक्षी दलों को बहुत सतर्कता से। ठीक है राजेंद्र जी, माफ करना सर, मेरे पास अब समय बचा नहीं। एकजुटता होनी चाहिए, हाँ पिछले स्तर पर संगठन राजेंद्र जी। अब यह है कि अगर सवाल ये किया जाए कि भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन कर रही है, तो नेता कह देते हैं कि हम तो घर घर पहुंच गए, पन्ना प्रमुख क्या करेगा। लेकिन सवाल ये है कि असल में आप उस स्तर तक, निचले स्तर तक जाके काम करके तो दिखाइए। बिल्कुल तो कुछ भी कहा जा सकता है। ठीक है, ठीक है। वंदना जी बस 10 सेकंड प्लीज। मैं आपको बीच में उस समय आप जी वंदना जी 10 सेकंड बस क्लोजिंग में। जी, सबसे पहले अभी यहाँ पे पंकज बेनीवाल जी कह रहे थे कि गारंटी शब्द जो है हमने सिखाया जी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी केजरीवाल जी के नाम से है कि गारंटी शब्द सबसे पहले उन्होंने ठीक है मैम, बस मतलब इतना बड़ा आप एजेंडा की बात कर रहे हैं तो एजेंडा दिखाई क्यों नहीं दिया, वो भी तो जवाब आपको देना पड़ेगा। और दूसरी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे इतनी लंबी चौड़ी हाँक रहे थे। आपकी भी प्राइवेट लिमिटेड कमेटी है, यहाँ पर जो आपकी पार्टी बनी हुई है, ऊपर माँ बेटा है, यहाँ पर ठीक है मैम, प्लीज अभी कटाक्ष करने का समय नहीं बचा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, बहुत 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 शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया। नहीं, बहुत शुक्रिया गर्ग साहब, बहुत शुक्रिया। माफ करना, मैं समय नहीं दे पाऊंगा, बहुत समय नहीं बचा है मेरे पास। तो मुद्दा यही था आज का कि 2024 की उभरती हुई तस्वीर को किस तरह से देखा जाए, वादों और दावों में कितना दम होगा। लेकिन फिलहाल अगर खासतौर पर देखें तो यहां से अब आती है फाइनल रणनीति, जिस पर काम करने की जरूरत सभी को है। मुद्दा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।